हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसाएं, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन आदि अनेक पोषक पदार्थ होते हैं। इसलिए जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से इन सभी पोषक पदार्थों को प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। तो आज इन सभी पोषक पदार्थों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। मतलब ये कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं, यानी ये तीनों तत्व मिल जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। बता दें कि इन तीनों चीज़ों के मिलने का अनुपात क्या होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। यानी 1 अनुपात में कार्बन, 2 अनुपात में हाइड्रोजन और 1 अनुपात में ऑक्सीजन मिलती है, तब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जिससे प्राप्त होगा ये जान लेते हैं, यानी किससे किससे प्राप्त होता है ये जान लेते हैं। तो गन्ना, चुकंदर, खजूर, आलू, चावल, मक्का, साबूदाना आदि से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। चलिए अब ये जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में कार्य क्या है। तो पहला कार्य है, कार्बोहाइड्रेट सभी जीवों में ऊर्जा स्रोत का कार्य करते हैं। यानी जितने भी जीवधारी होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा स्रोत देते हैं, यानी ऊर्जा का स्रोत होते हैं। यानी ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का कार्य करते हैं। इसीलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। जो ग्लूकोज होता है इसीलिए इसको कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज प्राप्त किससे होता है? तो गन्ना है, चुकंदर है, खजूर है आदि से। तो आगे आते हैं, अगला कार्य है, ये मंड के रूप में पौधों तथा ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में संचित होते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में, स्टार्च को हिंदी में मंड कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पौधों में इकट्ठा रहते हैं और इसी तरह से ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में इकट्ठा होते हैं। फिर अगला कार्य है, कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। जो जंतु होते हैं, बहुत से ऐसे जंतु होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। जो क्यूटिन होती है, जो काइटिन होती है, उसका निर्माण करता है। तो ये तो हुए कुछ कार्य। यदि हानियों को देखा जाए तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता से अधिक मात्रा का प्रयोग करने से, यानी यदि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो मोटापा बढ़ता है। तो इस प्रकार से पहला पोषक पदार्थ हुआ कार्बोहाइड्रेट। चलिए अब आते हैं दूसरे पोषक पदार्थ अथवा दूसरे पोषक तत्व पर, जो है वसा या वसाएं अथवा फैट्स। तो इनका निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता था, बिल्कुल उसी तरह से वसा का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। उसमें क्या था? उससे इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो जीवों के शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में सुरक्षित रहते हैं। जो जीव होते हैं, जीवधारी होते हैं, उनके शरीर में अतिरिक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो वसा के रूप में संचित रहते हैं, फैट्स के रूप में संग्रहित रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं। वसाएं कार्बनिक घोलक में घुलनशील तथा जल में अघुलनशील होती हैं। यानी जो वसा होती हैं वो कार्बनिक घोलक में तो घुल जाती हैं, घुलनशील रहती हैं, लेकिन जल में नहीं घुलती हैं, अघुलनशील होती हैं। जंतुओं से यह हमें मक्खन, पनीर, दूध तथा घी के रूप में प्राप्त होता है। अगर जंतुओं से देखा जाए वसा किससे प्राप्त होती है, तो वसा मक्खन से, पनीर से, दूध से, घी से आदि से प्राप्त होती है। और अगर वनस्पति से देखा जाए, पौधों से देखा जाए, तो यह नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों, तिलहन आदि के तेलों से या आदि को खाने से प्राप्त होती है। चलिए अब इनके कार्यों को जान लेते हैं, यानी वसा के क्या क्या कार्य होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं फैट्स के, ये समझ लेते हैं। तो पहला है, वसाएं ऊर्जा उत्पादन की प्रमुख स्रोत हैं। जो वसा होती हैं ये ऊर्जा उत्पादन की प्रमुख स्रोत हैं, या कहें तो वसाएं ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का कार्य करती हैं, यानी ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का कार्य करती हैं। फिर अगला है, ये भोजन के रूप में संचित रहती हैं, या कहें तो इनका मुख्य महत्व संचित भोजन के रूप में ही होता है। फिर तीसरा है, वसाएं शरीर को
आकृति और सुरक्षा प्रदान करती हैं, यानी वसा के माध्यम से ही शरीर की अच्छी आकृति बनती है और सुरक्षा भी ये प्रदान करती हैं। फिर अगला कार्य है, वसाएं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई आदि के लिए विलायक का कार्य करती हैं, यानी जो ये विटामिन ए, डी, ई हैं ये उसमें घुल जाती हैं वसा में, यानी वसा में घुलनशील विटामिन है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। यहीं पर बता दें कि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होती है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो वसा में घुलनशील विटामिन बी और सी को छोड़कर से सभी विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, जबकि बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होती है। तो वसा की अधिकता से मोटापा बढ़ता है। अगर वसा की अधिकता हो जाती है तो शरीर में मोटापा बढ़ता है, फैट बढ़ता है और हृदय रोग, रक्तचाप, पित्ताशय की पथरी आदि रोग हो जाते हैं। यानी जब मोटापा बढ़ेगा तो हृदय रोग, रक्तचाप और पित्ताशय में पथरी आदि रोग होने की संभावनाएं हो जाती हैं। चलिए, ये तो हो गई वसा। अब आते हैं अगले पोषक पदार्थ प्रोटीन्स पर। तो प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से होता है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं या प्रोटीन्स बनाती हैं। तो प्रोटीन्स सजीव शरीर का लगभग 14% भाग बनाते हैं। जो प्रोटीन होती हैं वो सजीव शरीर का, जीवित शरीर का लगभग 14% भाग बनाती हैं। और प्रोटीन्स का निर्माण एमिनो अम्लों से होता है। जो अमीनो अम्ल होते हैं प्रोटीन्स का निर्माण इनसे होता है। प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। जो प्रोटीन का एक अणु होता है वो एक अणु कई अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है। प्रोटीन्स का निर्माण करने वाले 20 अमीनो अम्लों में से 10 अमीनो अम्ल भोजन से प्राप्त होते हैं। जो प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं उसमें से जो 20 अमीनो अम्ल हैं उनमें से 10 अमीनो अम्ल केवल भोजन से प्राप्त हो जाते हैं। इन 10 अमीनो अम्लों को आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। जो भोजन से प्राप्त होते हैं इन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। और जो शेष 10 बचे वे अमीनो अम्ल अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। और इन शेष 10 बचे अमीनो अम्लों का निर्माण जंतु कोशिका स्वयं कर लेती है, जिन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। बता दें कि एक पूर्ण आहार में सभी अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। जो पूर्ण आहार होता है उसमें सभी अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि प्रोटीन्स हमें कैसे और किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है। तो जंतुओं से प्रोटीन हमें मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर आदि से प्राप्त होती है। जबकि वनस्पतियों से दालों से, यानी विभिन्न प्रकार की जो दालें होती हैं, अरहर की दाल है, मसूर की दाल है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन अरहर की दाल से प्राप्त होती है। आपको बता दें तो दालों से, गेहूं से, मूंगफली से, बादाम से आदि से हमें प्रोटीन्स प्राप्त होती है। चलिए अब प्रोटीन्स के कार्य जान लेते हैं कि ये क्या क्या कार्य हमारे शरीर में करती है। तो पहला है प्रोटीन्स शरीर में वृद्धि, निर्माण तथा टूट फूट की मरम्मत का कार्य करती है। यानी शरीर में वृद्धि का कार्य करती है, निर्माण का कार्य करती है, टूट फूट जो हो जाती है उसकी मरम्मत का कार्य करती है। कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन्स शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत और शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी होती है। फिर अगला है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन्स रक्त परिवहन में ऑक्सीजन का वहन करती है। मतलब हीमोग्लोबिन जटिल प्रोटीन्स होती है जो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। अर्थात ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से, खून के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से शरीर की सभी जगहों पर पहुंचाती है। यदि रक्त के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में कई सारे वीडियो अपलोडेड हैं, रक्त पर फुल वीडियो अपलोडेड हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है इसके माध्यम से जो आरबीसी है ये आरबीसी में पाई जाती है, रेड ब्लड कॉर्पस में पाई जाती है, यानी लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। फिर अगला कार्य है प्रोटीन एंजाइम के रूप में रासायनिक उत्प्रेरकों का कार्य करती है। अर्थात एंजाइम सरल प्रोटीन्स होते हैं जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यानी प्रोटीन जो होती है वो एंजाइम के रूप में रासायनिक उत्प्रेरकों का कार्य करती है। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन रुधिर का थक्का जमा कर रुधिर स्राव को रोकती है। तो शरीर में थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक रुधिर प्रोटीन्स पाई जाती हैं। जो थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है
नामक ये रुधिर प्रोटीन्स पाई जाती हैं रुधिर में। और यदि हम कहीं कट जाते हैं या कहीं चोट लग जाती है तो जब खून निकलने लगता है तो वहाँ पर खून को जमा कर खून को बहने से रोकती है, तो ये इसका कार्य होता है। और फिर अगला है प्रोटीन वसा फैट का संश्लेषण करती है। बता दें कि प्रोटीन की कमी से क्वांगसरकोर मेरेस्मस नामक रोग हो जाते हैं। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है अगर प्रोटीन की कमी हो जाए। तो यदि आप लोग क्वांगसरकोर क्या है, मेरेस्मस रोग क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में हार्मोन्स पर वीडियो अपलोडेड है, जिसके अंतर्गत मैंने फुल डिटेल से आपको बताया है कि क्वांगसरकोर क्या है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, मेरेस्मस क्या है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इसको कैसे ठीक किया जाए, पूरी जानकारी उसमें हमने बताई है। चलिए अब आते हैं अगले पोषक पदार्थ विटामिन पर। तो विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। यानी ये कैसे कार्बनिक पदार्थ हैं, तो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं और शरीर की उपापचय क्रिया जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं यानी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होते हैं और साथ ही शरीर की प्रतिरक्षा भी प्राप्त करते हैं। जो शरीर की प्रतिरक्षा है उसको भी ये प्रदान करते हैं। तो विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग हो जाता है, इसीलिए इन्हें वृद्धि कारक भी कहा जाता है। यानी अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो शरीर में डिफिशियंसी डिसीजेज हो जाती हैं, यानी बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, जिसे ही अपूर्णता रोग कहा जाता है, यानी कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। तो वैज्ञानिक लूनिन ने इन्हें भोजन में सबसे पहले देखा था और वैज्ञानिक फूंक ने सबसे पहले विटामिन शब्द इसका नाम दिया था। अब तक लगभग 20 विटामिन ज्ञात हो चुके हैं। यदि आप लोग विटामिन बी, सी, डी, ई आदि सभी के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं कि किस विटामिन से कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी से, अधिकता से, और ये विटामिन किस किस चीज़ में पाई जाती है, तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, अलग अलग भी अपलोडेड है, आप मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं। फिर अगला पोषक पदार्थ है जल तथा खनिज लवण। तो पहले जल की बात की जाए तो जल शरीर का लगभग 45 से 80% भाग बनाता है। यानी सभी जीवों के शरीर का लगभग 45 से 80% भाग जल होता है। तो जल जीवद्रव्य का मुख्य भाग होता है और जल शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। जितनी भी शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं उन सभी में भाग लेता है। और कितना होता है, तो लगभग में 45 से 80% भाग शरीर का होता है, जल बनाता है। जल शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। इसका कार्य क्या है, ये शरीर के ताप को नियंत्रित करता है और पदार्थों को स्थानांतरित भी करता है। यानी जो अन्य पदार्थ होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का कार्य भी करता है, यह सहायता भी करता है। बता दें कि एक स्वस्थ व्यक्ति में शरीर के भार का लगभग 2% जल प्रतिदिन खर्च हो जाता है। इसीलिए हमें प्रतिदिन लगभग में 3 से 4 लीटर जल अवश्य पीना चाहिए। चलिए अब खनिज लवण के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे शरीर में खनिज लवण की मात्रा लगभग 3 से 4% होती है। ये लगभग में है, कहीं कहीं 5% भी लिखा आपको मिल जाएगा। तो हमारे शरीर में खनिज लवण की मात्रा लगभग 3 से 4% होती है, जो मुख्यतः कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स आदि होते हैं। यानी ये खनिज लवण होते हैं। तो खनिज लवण शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में सहायक होते हैं। जो हमारे शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं उनको बनाने में ये खनिज लवण सहायक होते हैं। खनिज लवण किसमें पाए जाते हैं आपको बता दें तो खनिज लवण हरी सब्जियों, फलों, अनाजों, दूध, मांस, सलाद आदि में पाए जाते हैं। चलिए इनके कार्यों को समझ लेते हैं। तो पहला कार्य है जीवद्रव्य में संवेदनशीलता का गुण इन्हीं खनिज लवणों के कारण होता है। यानी जो जीवद्रव्य होता है कोशिका के अंदर, उसमें संवेदनशीलता का जो गुण होता है वो इन्हीं खनिज लवणों के कारण होता है। फिर अगला है जीवद्रव्य के पीएच मान को बनाए रखता है। यानी जो खनिज लवण होते हैं ये जीवद्रव्य के पीएच मान को बनाए रखते हैं। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। फिर अगला है हृदय स्पंदन, तंत्रिक संवहन, पेशी संकुचन आदि में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। यानी हृदय स्पंदन में, हृदय के धड़कने में, तांत्रिक संवहन यानी जो हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनमें एक संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में, और पेशियों का जो संकुचन होता है उसमें भी ये भाग लेते हैं। और फिर अगला है अस्थियों, दांतों, रक्त आदि के निर्माण में भाग लेते हैं। जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो हमारे दांत होते हैं आदि के निर्माण में भी खनिज लवण भाग लेते हैं। और फिर नेक्स्ट है रक्त स्कंदन में भी भाग लेते हैं, यानी ब्लड क्लॉथिंग में भी ये भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से
बहुत सारे इसके कार्य हैं, कुछ प्रमुख कार्यों को मैंने बताया। आशा है आप सभी लोगों को पोषक पदार्थ और उनका वर्गीकरण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।